एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में? पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ये आज आपकी 8वीं नंबर क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 7 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर आप इसकी पीडीएफ जो है इसका पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा। वहाँ पे आपको सर्च करना होगा एजुकेशन विद देवेश। ठीक है, एजुकेशन विद देवेश जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो ये लोगो लगा हुआ है, टोपी लगाए हुए, ये वाला आपको वहाँ पे जैसे इस चैनल पे जो मिल रहा है आपको यहाँ से ऐसे करके, ऐसे वो करके, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन विद देवेश लिखा गया है। तो ये वाला लोगो आपको वहाँ पे लगा मिल जाएगा और उसी में जाइए तो वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न आपका होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त की शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, आपको बताना है। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा अनुशासन के संबंध में उनके परिवर्तकों के विचार को बताइए। ठीक है, ये बताना है। थोड़ा प्रश्न और घुमा के पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों के क्षेत्र में नहीं वरन शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में असफल रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं उसमें तो असफल नहीं रहा है, लेकिन जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसमें ये चीज़ें असफल रही हैं प्रकृतिवाद। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर आप इस सब कथन से सहमत हैं तो अपने उत्तर के पक्ष में क्या करना है, आपको तर्क देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम समझेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। लिखा है कि प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है। मतलब कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद क्या है मेरे भाई दोस्त, ये प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। यह लौकिक व पारलौकिक को नहीं मानता। वो कैसे कोई ऐसा नहीं मानता कि एक लोक यहाँ पे है और एक लोक अलग भी है जहाँ पे देवता लोग वास करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु की प्रकृति प्रकृति से उत्पन्न होती है। मतलब कह रहे जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रकृति से ही जन्म होती हैं, उनका जन्म होता है और उसी में विलीन हो जाती हैं और लास्ट में जाके उसी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद शिक्षा के बारे में। ठीक है, प्रकृतिवाद व शिक्षा के बारे में इसमें देखें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन वेकन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेकन और कमेनियस महोदय ने क्या किया था, शुरू किया था। किसने किसने? बेकन और कमेनियस महोदय ने शुरू किया था। इस आंदोलन को रूसो ने चरम सीमा तक पहुंचाया। इसको लास्ट तक कौन लेकर के गए? आपके रूसो महोदय लेके गए। इसके फलस्वरूप शिक्षा को अधोलोकित सामान्य सूत्र, ठीक है, प्राप्त हुए। मतलब कह रहे हैं कि नीचे जो यहाँ पे सामान्य सूत्र आपके बताए गए हैं 1 2 3 करके, ये सारे सूत्र यहाँ पे प्राप्त हुए। इसका परिणाम ऐसा रहा। इन्हीं को कुछ प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता कहते हैं। इन्हीं को आप कह सकते हैं कि ये प्रकृतिवादी की शिक्षा की विशेषता भी हैं। ठीक है, वो कोई किस प्रकार से है, वो निम्न है यहाँ पे बताई गई। पहला बताया गया है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, प्रकृति को फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा में प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कमेनियस ने प्रदान किया है। क्या किया है उन्होंने? वह उन्होंने कहा है कि प्रकृति का अनुसरण करो, मतलब प्रकृति को फॉलो करो। जैसे जैसे प्रकृति परिवर्तित होती है ठीक उसी प्रकार से आप भी उसमें ढलने का प्रयास करो। आगे लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त की प्रकृतिवादियों, किसने मेरे प्यारे दोस्त? प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्रकृति वातावरण में ही हो सकता है। उसका विकास विद्यालय के कृत्रिम वातावरण में होना संभव नहीं है। ठीक है, जो प्रकृतिवादी हुए हैं, आपके जो प्रकृतिवाद में जो वैज्ञानिक महोदय हुए हैं, वो जो इनसे प्रभावित हुए, उन्होंने ये बताया है कि जो बालक का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो प्रकृति में ही अच्छे से सुचारू रूप से हो सकता है। अगर आप सोचें कि कृत्रिम जो विद्यालय में बनाए जाते हैं वातावरण, उनमें हो तो उनमें उनका विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है, दूसरी विशेषता ये बताई गई है कि बालक की केंद्रीय स्थिति। ठीक है, क्या बताया गया है? बालक की केंद्रीय स्थिति। इसमें लिखा है कि प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है। मतलब आपको जो है मेन किसको मान के चलना है? आप स्टूडेंट को ही मेन के मान के चलेंगे। दूसरे शब्दों में उनका विचार है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं वरन शिक्षा बालक के लिए है। मतलब कहते हैं ऐसा नहीं है कि बालक जो है शिक्षा के लिए है। अगर आप कहना चाहते हैं तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शिक्षा बनाई गई है वो बालक के लिए बनाई गई, ना कि बालक शिक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, बात करें, अतः आवश्यक है कि शिक्षा पहले बालक की प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे और उसके स्वाभाविक, निरंतर और क्रमिक विकास के लिए साधन जुटाए। मतलब कह रहे हैं कि ये शिक्षा का मेन पहला उद्देश्य, शिक्षक का ये पहला उद्देश्य हो जाता है कि वो पहले बालक का जो है उसके प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, उसकी प्रकृति कैसी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। और जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तो उसकी जो स्वाभाविक, निरंतर और क्रमिक विकास है उसके लिए जो जो साधन चाहिए उन साधनों को क्या करे, उपलब्ध करे। आगे आपके रास महोदय लिखते भी हैं
रास महोदय ने आपके लिखा है मेरे प्यारे दोस्त कि क्या लिखा है, उनका कथन है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है। मतलब वो बताते हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसके क्षेत्र में अगर आप देखें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, जो वैल्यू होती है वो बालक को ही दी गई, स्टूडेंट को ही दी गई है, ना कि शिक्षक को दी गई है, ना स्कूल को, ना पुस्तक को, ना अध्ययन वस्तु को। ठीक है, मेन किसको माना गया है, बालक को ही माना गया है। तीसरी विशेषता ये बताई गई है कि बालक के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। इसमें देखें तो प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। प्रकृतिवाद क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताते हैं कि बालक को आपको स्वतंत्र, उसको एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। वह कैमेनियम कौन है यहाँ पे कि इस कथन में विश्वास करते हैं कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। वो मानते हैं कि जो प्रकृति है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या करती है, जैसे उसका समय आता है उस समय पे वो अपना कार्य अच्छे से निभाती है। अतः उनका कहना है कि बालक को उसकी रुचियों के अनुसार विकसित होने दिया जाए। मतलब वो कहते हैं कि जिसमें बालक का इंटरेस्ट दिखाई देता हो, जिसमें बालक की रुचि हो, उसी के हिसाब से उसका विकास होना चाहिए। उसके लिए कार्य में बाधा न डाली जाए। मतलब कह रहे हैं कि उसके किसी कार्य में क्या होनी चाहिए, आपको बाधा, आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वह इस बात में विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं कि बालक अच्छा प्राणी है। मतलब बताते हैं जो बालक होता है वो कहता होता है वो एक अच्छा प्राणी होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, वह जन्म के समय अच्छा होता है और यदि भय तथा घृणा की बातों को दूर कर दिया जाए तो वह अच्छा ही रहता है। मतलब कहते हैं अगर उसके अंदर भय ना उत्पन्न किया जाए, उसके अंदर घृणा ना पैदा की जाए तो वो क्या मेरे प्यारे दोस्त अच्छा ही बना रहेगा। अतः प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक जन्म से अच्छा होता है। वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जो बालक होता है वो जन्म से अच्छा होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे अपने स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। मतलब कह रहे हैं कि बस आवश्यकता हमें इसी बात की रखना है कि अगर उसका आप स्वाभाविक या अच्छा विकास देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसको क्या करना होगा, स्वतंत्र और अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए, एकदम फ्रीडम के साथ उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, चौथी विशेषता ये बताई गई है कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार, ठीक है, इंद्रियों के बारे में चर्चा किया गया है जिससे ज्ञान का द्वार भी कहते हैं। रूसों का कथन है, वो कहते हैं कि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा होती है वो इंद्रियों का अच्छा प्रयोग करे, उचित प्रयोग करे, जो प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ज्ञान का द्वार है मेरे प्यारे दोस्त, उनका प्रयोग करके वो उन द्वारों को खोले। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं उसी चीज़ को, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं तो देख सकते हैं। रूसो के अनुसार 5 से 12 वर्ष की आयु तक बच्चे की इंद्रिय का प्रयोग में लाना, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं कि लाना चाहिए। इसीलिए प्रकृतिवादी इंद्रियों के प्रयोग पर बल देते हैं। कहते हैं कि जो बालक 5 से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बीच में होते हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं उनको धीरे धीरे आपको प्रयोग में लाना चाहिए। इसीलिए जो आपके प्रकृतिवादी हैं वो क्या कहते हैं कि इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, उस पर वो बल देते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। वो बताते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान की द्वार हैं। इन्हीं से ज्ञान जो है हमारे अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, ज्ञान के द्वार हैं। अतः ज्ञान को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए बच्चे की इंद्रियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। वो क्या करते हैं कि जो बच्चों की इंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। पांचवी विशेषता वो बताते हैं पुस्तकीय शिक्षा अनावश्यक। मतलब कहते हैं जो पुस्तकीय शिक्षा है वो अनावश्यक है, उसको आप बेकार में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। रूसो का मत है कि इस काल में सब शिक्षा का आधार करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके प्रकृतिवादी हैं उनका कहना ये है कि जो पुस्तकीय शिक्षा है वो क्या है, वो एकदम बेकार की है, उसको आप नाजायज में पढ़ाते हैं। और रूसो महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि जो करके बच्चा सीखता है, जो निरीक्षण द्वारा सीखता है, जो अनुभव द्वारा सीखता है, वही सर्वज्ञान कहलाता है। इस संबंध में एडम्स ने लिखा है, उन्होंने, एडम्स महोदय भी कहते हैं कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ है, शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ है उन सब पद्धतियों से है जो विद्यालय और पुस्तकों पर निर्भर ना होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती हैं। मतलब कहते हैं कि जो शिक्षा में प्रकृतिवाद का आप अगर अर्थ देखना चाहें तो आप उन सभी पद्धतियों से लगा सकते हैं जो क्या करती हैं मेरे प्यारे दोस्त, बालक
जो बालक होता है, ठीक है, बालक के ऊपर जो है विद्यालय और पुस्तक पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। वो बालक जो होता है वो विद्यालय और पुस्तक के ऊपर निर्भर ना होकर के जो उसके अंदर वास्तविक जीवन है, जो उसका वास्तविक जीवन है उसके बारे में अध्ययन करता है और उसके ऊपर वो निर्भर रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद व शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। हम देखते हैं क्या प्रकृतिवाद व शिक्षा का उद्देश्य, या कह सकते हैं प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है। यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं पहला बताया गया उद्देश्य कि पदार्थवादी प्रकृतिवादियों के विचार, मतलब कह रहे हैं कि जो पदार्थवादी प्रकृतिवादी हैं उनके विचार देखें तो यहाँ पे लिखा गया है इन प्रकृतिवादियों का शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं है। वो जो आपके ये प्रकृतिवादी हैं वो क्या करते हैं, वो शिक्षा में कोई अपना योगदान नहीं देते हैं, अतः इनकी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, और इनके जब ये कोई योगदान नहीं देते तो इनका शिक्षा का उद्देश्य कोई बनता भी नहीं है। आगे लिखा गया है यंत्रवादी प्रकृतिवादियों का विचार जो यंत्रवादी जो यंत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ प्रकृतिवादी विचारक ऐसे भी हैं जो यंत्र पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनके विचार है। तो इन प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सहबद्ध सहज क्रियाओं को उत्पन्न करना जो आधुनिक जीवन के लिए उपयुक्त और विचार की आदतें हैं। मतलब कहते हैं कि वो सहज क्रियाएं करवाना, उनसे उनके अंदर वो चीज़ें उत्पन्न करना, डेवलप करना जो आधुनिक जीवन मतलब जो चल रहा है जीवन उसके लिए उपयुक्त है, कहीं ना कहीं पे आपके काम आ रही हैं और विचार की आदतें हैं, ठीक है। बात करें इन प्रकृतिवादियों का कहना है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति में ऐसे व्यवहार का विकास करना है जिससे वह मशीन के समान कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। आपके ये जो शिक्षावादी हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर कुछ ऐसे व्यवहार डेवलप करने चाहिए, ऐसे व्यवहार उनके अंदर पैदा करने चाहिए जिससे वो मशीन के समान, जैसे एक मशीन कार्य करती है उसी के समान कुशलतापूर्वक वो कार्य कर सके, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे बताया गया है, तीसरा बताया गया है जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादियों के विचार। जो आपके जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी हुए हैं उनका विचार है कि इन प्रकृतिवादियों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के वर्तमान और भावी सुखों को सुरक्षित करना है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य का वास्तविक जीवन है मेरे प्यारे दोस्त, जो उसको भावी सुख प्राप्त होने वाले हैं आगे चल के, उन्हीं को सुरक्षित करना है। इन प्रकृतिवादियों ने में तीन मुख्य है, मतलब कह रहे हैं कि इन प्रकृतिवादियों में तीन मुख्य हैं। पहला क्या लिखा है, नव डार्विनवादी, दूसरा लिखा है नव लैमार्कवादी, और उसके बाद तीसरे आप क्या जाते हैं स्पेंसर, ठीक है। बात करते हैं नव डार्विनवादी के बारे में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि नव डार्विनवादियों वादियों ने सॉरी एक मिनट, नव डार्विनवादियों के अनुसार, ठीक है, क्या बताया गया है, नव डार्विनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करे और इस प्रकार उसके जीवन को सुरक्षित रखे, ठीक है। आगे बात करते हैं नव लैमार्कवादी का विचार है। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को अपने वातावरण के अनुकूल करने के योग्य बनाना। मतलब वो बताते हैं कि जो व्यक्ति है उसको अपने वातावरण, जिस वातावरण में रह रहा है उसके अनुकूल हो सके, ये शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। अब आपके स्पेंसर के विचार देखते हैं तो स्पेंसर महोदय कहते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि अपने आप की सुरक्षा आवश्यक है। वो बताते हैं कि अगर आप अपने आप की सुरक्षा करते हैं वो एक आवश्यक हो जाता है, और आत्मसंतोष मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जब आप आत्मसंतोष करने लगते हैं तो ये आपका सबसे अच्छा गुण माना जाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का विकास करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मसंरक्षण और आत्मसंतोष प्राप्त करने में भी सहायता देना है, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जो आत्म संरक्षण होता है, ठीक है, जो आत्मसंतोष होता है, ये बालक के अंदर डेवलप करना, ये शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। अब चौथा हम देखते हैं किसके बारे में, ठीक है, बर्नार्ड शॉ के अब विचार देखें। बर्नार्ड शॉ के विचार देखें तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि बर्नार्ड शॉ नव लैमार्कवादी से एक कदम आगे हैं। वो जो नव लैमार्कवादी है उससे एक कदम आगे चलते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य विकास की गति और प्रजाति, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि विकास की जो गति है, स्पीड है, प्रजातीय प्रगति को तेज करना है, ठीक है। जो उनकी प्रजाति की प्रगति है उसको स्पीड देना है। बात करें नन के विचार से देखें तो नन महोदय ने लिखा है कि नन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास, व्यक्ति का क्या होना चाहिए, स्वतंत्र विकास होना चाहिए। इसके अनुसार जिस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति के अनुसार व्यक्तित्व का विकास करना है, केवल वही सच्ची शिक्षा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम के बारे में। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया गया है, तो देखिए प्रकृतिवादी बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रकृतिवादी बालक हैं, प्रकृतिवादी होते हैं, वो बालक को ही पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियों, योग्यताओं और स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि बालक का इंटरेस्ट किस में है, वो कितना योग्य है, और उसकी स्वाभाविक क्रियाएं, मतलब जो कार्य करने का तरीका वो कैसा, उसी के उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसका जो है पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस तैयार करना चाहिए। सभी
प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जितने भी विचारवादी हुए हैं उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहले आपके आ जाते हैं कॉमनियस कॉमेन कॉमेनस कॉमनियस महोदय के देखें तो उन्होंने विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहता कि पाठ्य विषयों में से क्या मेरे पास जो पाठ्य विषय हैं जिनको हमें पढ़ना है में से कुछ विषय बालक को पढ़ने के लिए चुने जाएं। मतलब कह रहे हैं कि पाठ्य विषय में से कुछ बालक को पढ़ने के लिए चुने जाएं। उसका कहना है कि सब छात्रों को सब विषय पढ़ाए जाएं। वो मानता है कि ऐसा नहीं कि कुछ ही विषय उसको पढ़ने चाहिए, उसको सभी विषय पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पेंसर का विचार। तो स्पेंसर महोदय कहते हैं कि शिक्षा देने से पहले हमारा मुख्य कार्य यह है कि मानव जीवन की प्रमुख क्रियाओं का उसके महत्व के अनुसार वर्गीकरण करें। मतलब कह रहे हैं कि जो मानव जीवन में प्रमुख क्रियाएं की जाती हैं तो उसके महत्व को देखें, उसी के अनुसार उनका वर्गीकरण करें, उनका बंटवारा करें। उसने इस क्रिया को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों? 5 भागों में बांटा है। और इन क्रियाओं के आधार पर शिक्षा के विषयों को बताया, और इन्हीं क्रिया के आधार पर वो शिक्षा के विषय बताते हैं। ये क्रियाएं और इनसे संबंधित विषय निम्न है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे वह सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहला बताया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से आत्म संरक्षण में सहायता देने वाली क्रियाएं। ठीक है, जिनसे संबंधित विषय हैं शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो आपको क्या करती हैं, आत्म संरक्षण में सहायता देती हैं वही क्रियाएं, और इससे संबंधित विषय आपको शारीरिक विज्ञान देखने को मिल जाता है और स्वास्थ्य विज्ञान देखने को मिल जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है अप्रत्यक्ष क्रियाएं। ठीक है, दूसरी क्रिया क्या बताई है? अप्रत्यक्ष क्रियाएं। इनसे संबंधित विषय भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल आदि हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला जो आपका तीसरा नंबर है वो पालन पोषण में सहायक क्रियाएं। इसमें देखें तो आप गृह शास्त्र या जिसे गृह विज्ञान कहते हैं, शारीरिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चौथा बताया गया है कि व्यक्ति को योग्य बनाने वाली क्रियाएं। इससे संबंधित जो आपके विषय आते हैं वो आते हैं इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ठीक है, पांचवा बताया उन्होंने क्रिया के बारे में कि व्यक्ति की रुचियों व भावनाओं को संतुष्ट करने वाली क्रियाएं। इस संबंधित विषय में कला आता है, भाषा आती है और साहित्य आता है। ठीक है, ये सारी क्या करती हैं? व्यक्ति की रुचियों को बढ़ाती हैं, उनकी भावनाओं को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, ये सारे काम आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद व शिक्षण विधियाँ। ठीक है, प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियाँ मतलब पढ़ाने की टेक्निक क्या बताई गई है, ठीक है, टीचिंग मेथड क्या बताएगा, इसके बारे में भी हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, ठीक है, जो टीचिंग मेथड होते हैं, उसके क्षेत्र में अगर देखें तो प्रकृतिवाद की देन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो कहते हैं कि यह प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध क्रांति है। मतलब कह रहे हैं कि जो परंपरागत लगातार चलती आ रही हैं, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन और परंपरागत पुरानी हैं और वो लगातार चलती आ रही, इन प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका वो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, उनके विरुद्ध क्रांति है। मतलब बताता है, उनको चीज़ों को ठुकराता है। आगे कहता है यह रटने और निष्क्रिय अभ्यास का विरोध तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करता है। मतलब कहते हैं जो आप रटते हैं या जो निष्क्रिय अभ्यास करते हैं उसको जो है उसका वो विरोध करता है, और जो कर कर सीखना होता है मेरे प्यारे दोस्त या अनुभव द्वारा सीखना होता है उसमें वो समर्थन देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में प्यारे दोस्त? आगे लिखा गया है कि इसके बारे में रूसो की सलाह, जिस पर प्रकृतिवादी की सब शिक्षण विधियां आधारित हैं। मतलब कहते हैं कि रूसो की कुछ सलाह दी गई, उस पर अगर आप देखें तो जितनी भी प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां हैं वो सारी चीज़ें इसी के आधार पर हैं। लिखा गया है कि अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। मतलब कह रहे हैं कि जो आप बोल के पढ़ाते हैं वो मत पढ़ाओ, उसके केवल अनुभव से सीखने दो। मतलब कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करो कि जिसमें वो अपना खुद अनुभव करे, उन चीज़ों को सीखे। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाए। मतलब कह रहे हैं, कहना है उनका कि जो कार्य होता है, जब आप कार्य के द्वारा किसी चीज़ को पढ़ाएंगे, कोई ऐसा कार्य कराइए उसके द्वारा पढ़ाइए, और शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। मतलब कह रहे हैं कि आप शब्द का सहारा तभी ले सकते हैं जब क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, कार्य करना संभव ना हो। आगे लिखा गया है कि प्रकृतिवादियों ने शिक्षा की खेल विधि को उत्तम बताया। उन्होंने बताया कि जो आप खेल खिला कर या खेल खेल कर जो है पढ़ाते हैं वही क्या होता है, वो विधि उत्तम होती है। अतः प्रकृतिवादियों के सिद्धांत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी प्रकृतिवादी सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त,
वह क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वह जितने भी हैं निम्नलिखित उसमें कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ बताई गई हैं जिन्होंने क्या किया है, वो शिक्षण पद्धति में आपके काम आते हैं। पहला उन्होंने बताया है क्या, ह्यूरिस्टिक पद्धति, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ह्यूरिस्टिक पद्धति। दूसरा बताया डाल्टन पद्धति, तीसरा मांटेसरी पद्धति, चौथा जो है आपका निरीक्षण पद्धति, चौथा पाँचवा आपका खेल पद्धति बताया है, ठीक है। बात करें प्रकृतिवाद का शिक्षक, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षावाद में जो है टीचर के बारे में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रकृतिवाद शिक्षा योजना में शिक्षक का स्थान गौड़ है। मतलब क्या मानते हैं, ये शिक्षा का स्थान गौड़ मानते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है। ये कहते हैं कि जो प्रकृति होती है वही बालक की क्या होती है, वास्तविक मतलब रियल टीचर होती है, तथा शिक्षक का कार्य केवल बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका शिक्षक होता है उसका केवल यही कार्य होता है कि जो बालक का वह स्वाभाविक विकास है उसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती हैं उन परिस्थितियों का निर्माण करें। इस विषय में रास महोदय ने लिखा है कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षक का स्थान होता है वो केवल पर्दे के पीछे होता है, वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला होता है। मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ उसकी वो जांच कर सकता है, ना कि उसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति के वो देने वाला और उसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। ये बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा, ठीक है। आगे कहते हैं कि प्रकृतिवाद में अनुशासन की बात क्या बताई गई है, ठीक है, जो डिसिप्लिन होती है। तो इसमें बताया गया है कि प्रकृतिवादियों को बाह्य शक्तियों पर आधारित अनुशासन में विश्वास नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो आप मारपीट के अनुशासन पैदा करते हैं उसके ऊपर वो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। उनका नारा स्वतंत्रता है। वो कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। रूसो का कथन भी है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता ना कि शक्ति, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्या बताते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। यदि प्रकृति किसी प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते हैं तो वह है प्रकृति परिणामों द्वारा अनुशासन। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आदमी बालक जो कार्य करता है उसके जो परिणाम होता है उसी के द्वारा वो सीख जाएगा कि हमें करना है या नहीं करना है। रूसो ने लिखा है कि अनुशासन सदैव बालक की गलतियों की प्रकृति परिणामों द्वारा होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो अनुशासन है वो बालक जो गलतियां करता है उसके कुछ परिणाम उसको प्राप्त होंगे और उसी के द्वारा उसका अनुशासन हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद विद्यालय। मतलब कहते हैं कि प्रकृतिवाद में विद्यालय की क्या बात की गई है, तो प्रकृतिवाद विद्यालय को कृत्रिम, कठोर और दृढ़ बंधनों वाली संस्था नहीं चाहते। मतलब कह रहे हैं कि जो आज के विद्यालय हैं कि जिसमें आपकी जो है कृत्रिम पहले बनाए जाते हैं, कठोर हों, दृढ़ बंधनों वाले हों, वो संस्थाएं ये स्वीकार नहीं करता है। वे इसका स्वतंत्र संगठन चाहते हैं। इसका क्या मानते हैं कि ये फ्रीडम वाला जगह होनी चाहिए जिसमें बालक को अपने स्वाभाविक विकास के लिए उचित वातावरण मिले। कह रहे हैं कि जिसमें क्या हो, बालक का जो स्वाभाविक विकास है उसके लिए उसको जो वातावरण चाहिए वो सारी प्राप्त हो। प्रकृतिवादियों के अनुसार विद्यालय में बालक को अपने सामाजिक जीवन पर स्वयं ही शासन करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रकृतिवाद है उसके अनुसार देखें तो विद्यालय में जो बालक होता है, बालकों को अपने सामाजिक जीवन जो उसका जो है सोशल लाइफ होती है पर स्वयं ही शासन करना चाहिए। मतलब वो खुद शासन करे, ठीक है। और उन पर ऊपर से किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद का मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम प्रकृतिवाद का मूल्यांकन भी कर लेते हैं। पहला यहाँ पे बताया गया है गुण। पहला यहाँ पे बताया गया है कि व्यवहारवाद का जन्म प्रकृतिवाद से माना जाता है, ठीक है। दूसरा ये बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र प्रकृतिवादी हैं, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो आज आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक दिखाई पड़ रहे हैं या समाजशास्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, समाजशास्त्रवादी दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपके प्रकृतिवादी रहे हैं। बात करते हैं तीसरा यहाँ पे, तो प्रकृतिवादी ने शिक्षा को वैज्ञानिक और जैविकीय दृष्टिकोण दिए हैं। जो प्रकृतिवाद है वो क्या करता है, वो शिक्षा को वैज्ञानिक और जैविकीय दृष्टिकोण से देखता है। इसके दोष भी कुछ हैं। दोष यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला दोष बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य संतोषजनक नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है, एम है, वो संतोषजनक नहीं है, उससे आपको कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। दूसरा ये बताया गया है कि प्रकृतिवाद शिक्षक व पाठ्यक्रम की उपेक्षा करता है। वो बताता है कि शिक्षक प्रकृतिवाद कि ना तो शिक्षक किसी का काम कम होता है, ना आपका पाठ्यक्रम किसी काम का होता है। यहाँ पे तीसरा नंबर बताया गया है कि यह बालक के भावी जीवन में से कोई सरोकार नहीं रखता है। मतलब कह रहे हैं कि इसका जो आने वाला जीवन है इससे इसका कोई संबंध नहीं रहता है, ठीक है। आगे लिखा गया है कि निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि उपयुक्त गुण दोष की विवेचना से यह पता लगता है कि प्रकृतिवाद में अनेक कमियां हैं। यहाँ पे बताते हैं कि इससे आप पता लगा
सकते हैं कि प्रकृतिवाद में बहुत सारी कमियां हैं, पर इन कमियों के होते हुए भी प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये सारी कमियां होने के बाद भी जो शिक्षा का क्षेत्र उसमें जो है आपको काफ़ी अच्छे परिवर्तन प्रकृतिवाद के कारण ही देखने को मिलेंगे। इसने शिक्षकों और शिक्षावादियों को अनेक नए दृष्टिकोण दिए। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके शिक्षक हैं और जो शिक्षावादियों इनको जो है नए-नए दृष्टिकोण किसने आपको प्रदान कराए हैं, तो ये आपका जो है प्रकृतिवाद प्राप्त कराता। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।